हेलो गाइस। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम संविधान की बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी में। कल हमने आंतरिक और बाह्य स्रोत की बात की थी। आंतरिक स्रोतों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बाह्य स्रोतों में यूएसए से संविधान के कुछ अनुच्छेद लिए गए थे, ब्रिटेन से रीट ली गई थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया था, एक नागरिकता ली गई थी, रूल ऑफ द लॉ, राष्ट्रपति का पद और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिए गए थे। आयरलैंड के संविधान से ईपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया था। जर्मनी के बीमर संविधान थे। राष्ट्रीय आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कैसे होता है, इसके बारे में बात की गई थी। साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन, जो संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, 368 संविधान संशोधन कैसे होता है। इस राज्यसभा में चुनाव का प्रोसीजर दिया गया था। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए थे, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आइडल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के आदर्श लिए गए थे। कनाडा के संविधान से संघवाद लिया गया था। एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिड्यूरी पावर्स। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। कंकरेंट लिस्ट लिया गया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया गया था। जॉइंट सेशन ऑफ हाउसेस। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक राज्य की परिकल्पना की गई थी। जापान के संविधान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई थी। आज हम संविधान के मुख्य भागों को पढ़ रहे हैं। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक लिया गया है। भारत संघ की बात की, नाम क्या है इसके बारे में दिया गया है। भाग 2 5 से 11, 5 से 11, पार्ट 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप दी गई है। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पार्ट 4 में 36 से 51 तक डीपीएसपी दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। पार्ट 5 में 52 से 151 तक संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। पार्ट 6 में 152 से 237 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 पार्ट 1, आर्टिकल 1 कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें देश का नाम बताया गया है। एक तो भारत ऑफिशियल नेम है और इंडिया दिया गया है। केवल भारत के 2 ही नाम हैं, एक भारत है, इंडिया है, औपचारिक नाम। अनौपचारिक नाम में एक बात करें तो भारतवर्ष है, जम्बू द्वीप। राज पद्धति का प्रकार, यहाँ शासन किस प्रकार से चलेगा, इसके बारे में बताया गया है। संघीय व्यवस्था है हमारी। संघीय व्यवस्था की बात करें तो फेडरल सिस्टम है और राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है हमारा, यूनियन ऑफ द स्टेट है। इसमें राज्य होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होते हैं और अर्जित क्षेत्र। तो राज्यों की बात करें हम, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, अर्जित क्षेत्रों की बात करें, ये राज्यों का संघ। राज्यों का संघ उसे कहते हैं जब इसमें राज्य आ जाते हैं तो उनको अलग होने की अनुमति नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। उनमें केंद्र की ही अधिकारिता होती है, केंद्र की बात माननी पड़ती है। और संघीय व्यवस्था की बात करें तो केंद्र सरकार ही राज्यों के बारे में नियम लागू करते हैं। तो ये राज पद्धति का प्रकार है। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 2 बात करता है, संसद विधि द्वारा निर्बंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे, इट डीम्स टू फिट, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, एंड उनकी स्थापना कर सकेगी। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट की स्थापना कर सकेगी। इसमें 2 बातें की गई हैं। नए राज्यों को भारत में शामिल करने की बात, अगर उनके क्षेत्रों को भारत में मिलाने की बात की गई है, उनके राज्यों को भारत में मिलाने की बात की गई है। नए राज्यों के गठन करने की शक्ति भी है। किसी राज्य क्षेत्र को अगर हम भारत में शामिल करते हैं, उसको राज्य घोषित करें या नहीं करें, ये संसद पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? क्वेश्चन पूछता है
क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो संसद पर निर्भर होता है, संसद इसको निर्माण कर सकती है किसी भी। 2A में आर्टिकल 35th अमेंडमेंट 1974 के तहत को सह राज्य का दर्जा दिया गया। एसोसिएट स्टेट कहते हैं उसको, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया सिक्किम को 1974 में। फिर अगले ही साल 36वां अमेंडमेंट हुआ 1975 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये अर्जित क्षेत्र था और भारत में शामिल कर लिया गया और नए राज्य की तरह लिया। ऐसे ही गोवा आया, पुडुचेरी आया, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो हमने एक्विजिशन से लिए हैं, अर्जित क्षेत्र करके लिए हैं। एसोसिएट स्टेट सिक्किम को कहा जाता है और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। आर्टिकल 3 बात करता है संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, नाम, क्षेत्र, आकार और सीमाओं में परिवर्तन। संसद कभी भी नए राज्यों का निर्माण कर सकती है इस भारत क्षेत्र के अंतर्गत। भारत के क्षेत्र जैसे यूपी से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश से अगर बुंदेलखंड को अलग कर दें, या बिहार से झारखंड को बनाया गया है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है, तो नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। नाम में परिवर्तन की बात करें तो उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया नाम में। क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसके आकार में परिवर्तन कर सकती है और सीमाओं में परिवर्तन। जैसे पहले हरिद्वार उत्तराखंड में नहीं आ रहा था तो उत्तराखंड में लिया गया हरिद्वार को, तो उत्तराखंड का एक जिला बन गया। और हरिद्वार को अगर यूपी में मिला दिया जाए तो उसको भी किया जा सकता है संसद द्वारा। संसद को ये अधिकार है नए राज्यों का निर्माण और उनके नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है पहले, उसके बाद ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसके तहत 4 भाग किए गए थे, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। ए में ब्रिटिश भारत के राज्य रखे गए थे। भाग बी में बड़े राज्य थे, बड़े देशी राज्य थे, हैदराबाद, जूनागढ़ इस टाइप के थे। भाग सी में देशी राज्य थे। भाग डी में एक ही यूनियन टेरिटरी को लिया गया था, अंडमान और निकोबार, क्योंकि उसकी भौगोलिक सीमाएं अलग हैं। इसके तहत डार आयोग आया पहले। डार आयोग की बात करें तो भाषा के आधार पर इसने राज्यों के निर्माण की बात खारिज कर दी। फिर आया एस.के. दर आयोग। एस.के. दर आयोग की बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा ने इसका निर्माण किया था, इसकी स्थापना की थी एस.के. दर आयोग की, जून 1948 में बना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर जज से, तो इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो। यानी कि भाषाई आधार पर नहीं बनना चाहिए राज्य, बल्कि प्रशासन किस तरह से, अगर बड़ा स्टेट है तो उसको छोटा किया जा सकता है, प्रशासन की दृष्टि से उसको बांटा जा सकता है, इस आधार पर इसने बात की है। फिर बात कर रहे हैं हम जेबीपी समिति की। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया उस समय कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति 1948 में गठित की गई कांग्रेस के द्वारा। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार किया गया। इन्होंने कहा कि कुछ हद तक उसमें आंध्र प्रदेश में आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश, उसने कहा कि अगर आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार किया जा सकता है। तो मद्रास राज्य में श्रीरामलु मामला ये था कि केरल के बड़े नेता थे, भाषा के आधार पर राज्यों को अलग कर दिया जाए, तो तेलुगु भाषाई राज्यों को अलग करने की बात आई, तो तेलुगु भाषा के लिए इन्होंने आंदोलन किया है पोट्टी श्रीरामलु ने। तो इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया आंध्र प्रदेश में और 56 दिनों तक ये आमरण अनशन पर बैठे रहे। हंगर स्ट्राइक की इन्होंने। 15 सितंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो ये आंदोलन भड़क उठा और सरकार को बात माननी पड़ी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। तो आंध्र प्रदेश की मांग स्वीकार कर ली जाती है और 1 अक्टूबर 1953 को
आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला एकमात्र राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। फिर आया फजल अली आयोग, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहलाता है। 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, 1+2 थे। कब इसका गठन हुआ? तो 1953 में गठन हुआ, आंध्र प्रदेश बनने के बाद। इसमें हृदयनाथ कुंजरू एक सदस्य थे और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। वर्ष 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत की एकता और सुरक्षा को प्रमुखता दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि राज्य के पुनर्गठन में राज्यों की स्थापना में भारत की एकता और सुरक्षा को प्रमुखता देनी चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर ना हो। केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर इसने रिजेक्ट कर दिया। भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आयोग ने एक राज्य एक भाषा के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। इसने कहा कि कोई भी राज्य एक भाषा के आधार पर गठन नहीं किया जाएगा। अगर हम भारत में एक भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करते हैं तो बहुत से टुकड़े हो जाएंगे भारत के। राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर होना चाहिए। राज्य का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अगर बड़े राज्य हैं तो उनको छोटा किया जा सकता है, वित्तीय आधार पर भी, प्रशासनिक आधार पर भी, क्योंकि उनके डेवलपमेंट के लिए छोटा आकार होना जरूरी है। इसने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की संस्तुति की थी, लेकिन इसके स्थान पर गवर्नमेंट ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की। 14 राज्य इस प्रकार हैं: असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी, एमपी, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को तो संयुक्त प्रांत कहलाता था, उसकी जगह में यूपी। मध्य प्रदेश मध्य प्रांत कहलाता था तो मध्य प्रदेश कहा गया। यूटीज में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर ऐसे सीमा के क्षेत्र थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, लंकादीव और मिनिकॉय को लिया गया इसमें। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 16 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि ऐसी कोई भी विधि जो अनुच्छेद 368 के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी कि उपरोक्त 2 और 3 अनुच्छेदों में जो भी संशोधन होगा, विधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन की बात नहीं करता है? तो अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में 2 और 3 को संविधान संशोधन नहीं समझा जाता। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।